अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान एक अहम और गैर मुतवक्के मोड़ सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई के ढांचे पर मुजव्वज़ा फ़ज़ाई हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। ये फैसला जारी सिफारती मुलाकातों और मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत करार दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान नहायत मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत हुई, जो खित्ते में मुकम्मल और हतमी अमन की तरफ एक मुमकिना पेशरफ्त हो सकती है। यही ऐलान दरअसल एक बड़े सवाल को जन्म देता है। ट्रंप अपनी डेडलाइन से पीछे क्यों हट गए? 24 दिन से जारी ये कशीदगी खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी थी, जहां आलमी सियासत, तवानाई की मंडी और फौजी हिकमत अमली एक दूसरे से टकरा रही थी। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों की मोहलत दी थी कि वो आबना हुर्मुज को खोल दे। बसूरत दीगर ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। अगर अमेरिका वाकई हमला करता तो इसके नताइज निहायत ही संगीन हो सकते थे। ईरान का तवानाई का ढांचा तबाह होने से न सिर्फ उसकी मईशत को शदीद धचका लगता, बल्कि पूरा खिता एक वसी जंग की लपेट में आ सकता था। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई की सूरत में वो खलीजी ममालिक समेत अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई मराकज़ को निशाना बनाएगा। इस तनाजुर में ट्रंप का अचानक पसपाई इख्तियार करना क्या सिफारती कदम नहीं बल्कि एक बड़ी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है। उधर नेटो ममालिक का रद्द-ए-अमल भी इस बहरान में अहमियत रखता है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई ममालिक ने आबना हुर्मुज महफूज गुजरगाह को यकीनी बनाने के लिए ताउन पर आमादगी जाहिर की, मगर वो बराह रास्त अस्करी तसादुम से गुरेज़ां दिखाई दिए। अब ट्रंप की जानिब से डेडलाइन वापस लेने से अहम सवाल यही जन्म लेता है कि क्या ये फैसला वाकई अमन की जानिब पेशरफ्त है या महज वक्त हासिल करने की एक हिकमत अमली? इस सब में रूस, चीन, यूरोप और खलीजी ममालिक और अमरीकी डीप स्टेट का क्या किरदार है? क्या अमरीका किसी बड़े तसादुम से बचने की कोशिश कर रहा है? ईरानी मीडिया ट्रंप से मुज़ाकरात की मुकम्मल तौर तरदीद कर रहा है। क्या ट्रंप इतना बड़ा झूठा दावा कर रहे हैं या फिर ईरानी रिजीम में मुज़ाकरात को लेकर कोई इख्तिलाफात हैं? आने वाले दिन इस बात का तयन करेंगे कि आया यह सिफारती वक्फा एक बड़े अमन का पेश खैमा बनता है या एक और शदीद तसादुम की तैयारी। फिलहाल दुनिया की नजरें एक बार फिर इसी डेडलाइन पर जमी हुई हैं, जो अब सिर्फ घंटों नहीं बल्कि आने वाले दिनों की सूरत में तारीख का रुख मोड़ी। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप की 48 घंटों की डेडलाइन 5 दिन की मोहलत में बदल गई। एक खुफिया सिफारती खेल या जंगी हिकमत अमली का नया मरहला। ज़ैगम साहिब, आलमी सरमायादारी का मुमकिना बहरान, चीन, रूस, खलीजी ममालिक हों, यूरोप का सिफारती दबाव हो, 24 दिन जो जंग का अहवाल लिख रहे हैं, जिस तरीके से डेडलाइन दी गई, आपके ख्याल में क्या अवामिल हैं? अमरीकी डीप स्टेट है, स्ट्रीट का दबाव है, दुनिया की मईशत है, किस बायस ये 48 घंटे जो खत्म होने में चंद घंटे थे वो 5 दिनों में तब्दील हुए हैं? देखिए आयशा, ट्रंप की ये धमकी कोई मामूली धमकी नहीं थी। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी तबाही का पेशखैमा हो सकती थी। एक ऐसी तबाही जो दूसरी जंग अजीम के बाद से दुनिया ने नहीं देखी। आप इस वक्त देखिए कि अमेरिका और इसराइल कहाँ पर आकर फंस गए हैं। ना अब उनके पास आगे का रास्ता आसान है और ना पीछे हटना आसान है, और दाव पर पूरी दुनिया लगी हुई है। अब बज़ाहिर वो बड़ी शान व शौकत से आए और ऐसे लगा कि वो बड़े कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसका सफाया करके रख दिया, और उनका ख्याल था कि अब रजीम गिर जाएगी, ईरान वैसे ही होगा जैसे कि वेनेजुएला है। लेकिन ईरान वेनेजुएला साबित नहीं हुआ। ईरान ने अपने आप को इस वक्त के लिए साल हा साल से तैयार किया हुआ था। लीडरशिप बदली और लीडरशिप उन लोगों के हाथों में चली गई जो पिछले लीडर से कहीं ज़्यादा सख्त थे, बहुत ज़्यादा सख्त। यानी क्या मिला उस लीडरशिप को भेज के जिनसे बात करना आसान था, और ऐसी लीडरशिप को लाके जो कहीं ज़्यादा सख्त हैं। देखें, इस वक्त ईरान में एक नारा गूंज रहा है, दस्ते खुदा अयान शुद्ध, खमीनाई जवान शुद्ध, कि अल्लाह ताला का हाथ जाहिर हो गया और खमीनाई जवान हो गया। यह है आयरनी कि जो 86 साल का खमीनाई था, बम मार के उसकी जगह 58 साल का खमीनाई ये लोग ले आए। इसी तरह आप दूसरे लीडरशिप को देखिए। मिसाल के तौर पे सिपाही पासदारान के सरबराह जो अहमद वाहिदी हैं,
ये पिछले सरबराहों से कहीं ज़्यादा सख्त है। अब अमेरिका के पास दो रास्ते थे, या आप कह लीजिए कि अभी भी दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो इस धमकी पर अमल करे, जिसका मतलब ये है कि जो बहुत मशहूर आजकल प्रोफेसर साहब बहुत मशहूर हैं, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के पूरी दुनिया में उन पर गुफ्तगू होती है, रॉबर्ट पेप। जो रॉबर्ट पेप ये कह रहे हैं ना कि एस्केलेशन लाडर का तीसरा और ख़तरनाक तरीन मरहला यहाँ से शुरू होना था कल। एक नई और ख़तरनाक जंग का आगाज़ होना था जो फिर रुक नहीं सकती थी, जो फिर साल हर साल चल सकती थी। और तमाम मईशतदान और ख़ुद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सरबराह कह रहे हैं कि तवानाई का वो बहरान आने वाला है जो इंसानी तारीख़ ने कभी नहीं देखा। और जब तवानाई का बहरान आता है तो पूरी की पूरी मईशत डूबती है। तो इस धमकी के बाद अगर अमेरिका ईरान का एनर्जी स्ट्रक्चर को तबाह करता तो उसके बाद पूरे गल्फ़ का एनर्जी स्ट्रक्चर चला जाता, और गल्फ़ के ये छोटे छोटे मुल्क तो फिर रहने के काबिल भी ना रहते। और जहाँ से दुनिया की 20% एनर्जी आती है, और सिर्फ एनर्जी नहीं आती, दुनिया की मईशत में उस जगह ने इतनी अहमियत अख्तियार कर ली है कि उसकी इस तरह से तबाही और 20% एनर्जी का साल हर साल के लिए दस्तयाब ना होना, इसके बाद मईशत की जो बर्बादी है वो यकीन। ज़ैगम साहब, क़तर कलामी की माजरत ये तो समझ आ रही है कि जो ट्रंप ने धमकी दी, ये डेडलाइन दी, वो बिना सोचे समझे दी, आपकी गुफ्तगू ये बता रही है। मगर ये जो 5 दिन आगे गए हैं, ये सोच समझ कर तय किया गया है? वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान की जानिब से? अभी तक तो तरदीदी बयानात आ रहे हैं, या फिर टाइम बाय किया गया है? ये भी एक कॉमेंट सामने आ रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सोचे समझे बगैर दी, क्योंकि ट्रंप सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन अक्सर वैसी बात करते हैं जो अमल करना उनका मकसद नहीं होता। धोखा देना, ब्लफ करना उनका मकसद होता है। अभी हमें मालूम नहीं कि जब उन्होंने धमकी दी थी तो वो वाकई उस पर अमल दरामद करना चाहते थे या ब्लफ करना चाहते थे। ठीक हो गया। तो अभी तो यही जाहिर हो गया कि वो ब्लफ कर रहे थे, कम से कम कल वो ये काम नहीं करना चाहते थे। दुरुस्त। तो ये तो जाहिर हो गया। लेकिन अब ये जो अगला वक्त है, मसला ये है कि पीछे हटना भी आसान नहीं है अमेरिका के लिए। बिल्कुल। क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि अमेरिका जो है वो विक्ट्री डिक्लेयर करे और घर चला जाए, क्योंकि जब तक ईरान के साथ मुसालियत नहीं होगी, जिसको वो मुकम्मल मसालियत कह रहा है, वो अल्फाज के साथ जो खुद ट्रंप ने दोहराए हैं वो ईरान के, वो ईरान ही के अल्फाज हैं जो उन्होंने दोहराए हैं, और वो इस बात के अक्कास हैं कि वो इस बात पे तैयार हैं कि ईरान जिस तरह की मुसालियत चाहता है उस पर बात की जाए, वरना उसके बगैर पीछे नहीं हट सकते। और ये बड़ा एक ह्यूमिलिएशन है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ रैम्प्स इस वक्त ईरान को भी देना चाहिए, क्योंकि जाती है तो सबसे ज्यादा तबाही खुद मुस्लिम दुनिया की होगी। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में ये ऐसा मौका है जब थोड़ी फेस सेविंग ईरान को भी इनको देना चाहिए, और हमें अब इस जंग के खात्मे की तरफ जाना दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ट्रंप पीछे हटे हैं, घंटों से दिनों में चले गए हैं, और मुज़ाकरात और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़ रही है, तो शायद वो इसके क्लोजर की तरफ भी जाए। मगर ईरानी मीडिया तरदीद कर रहा है किसी भी तरह के मुज़ाकरात की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ट्रंप ईरान के खौफ से डेडलाइन, क्योंकि ईरान डटा रहा और उसने जवाब दे दिया कि वो सबको निशाना बनाएगा, वापस हुए मजबूर हुए हैं, या इतना बड़ा झूठा दावा कर रहे हैं मुज़ाकरात का, या फिर ईरानी रजीम के अंदर मुज़ाकरात जो हैं एक पेज पर मौजूद नहीं है? आपको कौन सा फैक्टर स्ट्रांग लगता है? मेरा ख्याल है कि ईरान का किसी चीज़ को डिनाई करना मुज़ाकरात का, ख़ास तौर पर ऐसे तरीके से जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के आगे ये चीज़ बयान कर दी है, तो मेरा ख्याल है वो है कुछ ना कुछ जिसकी वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है। वरना इतना बड़ा दावा करना, और जब इस किस्म का मामला चल रहा हो जंग का, और ख़ास तौर पर ईरान भी उस सिचुएशन में हो जहाँ पे वो डिनाई भी कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि डिनाइल ईरान का कोई इतना मायने नहीं रखता। ज़रूर कुछ ना कुछ पसे पर्दा इस किस्म के तल्लुकात, कोई ना कोई बातचीत जारी है जो कि किसी हल की तरफ ले जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता। जो कर रहा होता है मुज़ाकरात, मिसाल के तौर पर ईरान, क्योंकि देखिए रेट्रिक कहाँ तक चला गया था, चाहे वो ट्रंप की तरफ से था चाहे ईरान की तरफ से था। आप देखें तो सही ना, अभी जो मुहावरा बोला इन्होंने ज़ैगम साहब ने, वो क्या आपको दिखाता है कि अल्लाह ताला ने अपना जो उनकी जो अल्लाह के का दिया हुआ है, ये जो नया आपके पास खमेना ही आया। तो यानी जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो फिर पीछे हटने का तो अमल खत्म हो जाता है। तो बहरहाल इसको मैं ज्यादा नहीं समझता। देखिए, अबना हुर्मुज़ ट्रंप का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो खर्ग आइलैंड पे कब्जा भी कर ले, वो 2 और जजीरों पे कब्जा भी कर ले, वहां पे दिखा भी दे दुनिया को कि देखो मैंने फोर्सेस उतार दी। जब तक हुर्मुज़ नहीं खुलेगा
उस वक्त तक ट्रंप को विक्ट्री, अब विक्ट्री डिफाइन होने जा रही है, हो चुकी है ट्रंप के लिए। इसलिए उसने 48 घंटे की वार्निंग दी कि वरना इसके बाद, अब वो रेट्रिक था, वो बात थी, और उसने भी शुक्र किया होगा कि कोई ना कोई तल्लक कायम हुआ, कोई रास्ता बना जिसमें कि मुझे ये कुछ नहीं करना पड़ रहा। क्या वजह है कि क्यों नहीं करना पड़ रहा? ईरान के साथ जो होना था, तवानाई के जो उसके जो अहदाफ हैं, या फॉर दैट मैटर पावर प्लांट्स जो हैं, अगर वो उधर का होता है तो पूरे के पूरे गल्फ का होता है। जब पूरा गल्फ और पूरा ईरान इस तरीके से उनके तवानाई के जो सेंटर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर दुनिया का हाल सोचिए कि यहाँ पर जिस किसे कहा गया सालों तो नहीं सही चले, साल 2 साल कितना अरसा लगेगा इसको रिकवर करते हुए? किस ताकत के साथ रिकवर कर पाएंगे? कौन रिकवर करेगा? वो तो जो 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 उनके अंदर जो जो कैपेसिटी थी अपनी, वो तो जंग के अंदर लगा चुके हैं। तो इसलिए एक इतना बड़ा हिस्सा दुनिया की तवानाई का आपके पूल में से, आपके एसेट्स में से निकल जाता है, तो जाहिर है कि फिर जो हालात होने थे दुनिया के, वो तो हमारे सामने, कम से कम पाकिस्तान के अंदर एक हल्का सा आपको उसकी शक्ल नजर आ रही है। बहरहाल इसको छोड़ते हैं, एक और चीज देखनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ पावर प्लांट्स और एनर्जी के जो मंसूबे हैं उनका जिक्र किया है, उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन्स और फॉर दैट मैटर न्यूक्लियर, उसका जिक्र नहीं है कि वहां पे हमले बंद होंगे। बिल्कुल। देखना अगले चंद दिनों में यह है कि उसके अंदर क्या जो शिद्दत है उन हमलों की, वो भी कम होती है, उन पे भी बंद किया जाता है या नहीं बंद होते। और अगर नहीं बंद होते तो इसका मतलब यह है कि ठीक है, इस हद तक तो उन्होंने रोक लिया, लेकिन ये मामला अभी भी चल रहा है। फिर उसके बाद ईरान का क्या रवैया होगा अगर इस किस्म की शिद्दत में कमी आती है? क्या ईरान भी अपनी शिद्दत में कमी लेके आता है? अगर ऐसी चीज है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बातचीत आगे की तरफ जारी है। इसराइल का क्या रवैया होगा? क्या इसराइल रुकता है ट्रंप के कहने के ऊपर, या वो उसी शद्दोमत के साथ लगा रहता है ईरान के खिलाफ हमले करना? तो ये चीजें आपको, ये वो इशारे हैं जो बताएंगे कि क्या बातचीत किसी तरफ जा रही है, हो भी रही है, और अगर जा रही है तो किस तरफ जा रही है। फाइनली एक और चीज फाइनली देखिए, अभी 5 दिन इनको चाहिए, वो जो फोर्सेस चली हुई है ना मरीन्स की, 4 से 5 दिन चाहिए, वो अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में पहुंचेंगे यहाँ पे। तो अगले इन 4-5 दिनों में अगर तो कोई सूरत निकलती है दुनिया के लिए और दुनिया भर के फायदे के लिए और दुनिया के तवानाई और एनर्जी और खासतौर पर मईशत के लिए, कि कोई बचत का रास्ता निकल आए, ईरान अपने मामलात, अपने जो उसके नुकसानात हैं उनको कम करने के लिए भी रेडी हो जाता है। यानी ईरान भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाता है। अमेरिका को भी समझ आ जाती है कि ईरान ऐसा नहीं है कि मैं उसको राइट थ्रू नहीं कर सकता, मुझे उसको बराबरी की सतह पे किसी हद तक एक लेवल पे देखना पड़ेगा, एक सेटल करना पड़ेगा बैलेंस अपने अपने तल्लकात का। अगर ये सारी चीजें सामने आती हैं तो मुल्क के, दुनिया के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे कोई पॉजिटिव चीज निकलेगी, वरना ये है कि अगर 5 दिन के बाद भी आप फेल कर जाते हैं तो वो जो अफवाह चली हुई हैं मरीन्स की हो या किसी ये जो इनके एयरबोर्न डिविजन्स की, वो फिर कुछ ना कुछ तो कर रहेंगे, और वो लेवल है जो कि फिर रिकवरेबल नहीं है, वहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। जिसे किसे कहा गया कि वो नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन लेडर है जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में क्या हकीकी अमन की कोशिश हो रही है? जो ट्रंप का ट्वीट जो कुछ बता रहा है, चीजें जो उन्होंने जारी किया है, तूफान से पहले की खामोशी है, ये जो नेक्स्ट लेडर की एस्केलेशन की बात हो रही है, और क्या इजराइल को ऑन बोर्ड लेकर ट्रंप की जानिब से ये दुनिया के सामने मौक़िफ़ रखा गया है, और ये कितना बड़ा खुद धचका इजराइल के लिए होगा अगर वाकई ट्रंप क्लोजर चाह रहे हैं सारी सूरत हाल का? देखिए, ये बहुत अहम नुक्ता है इस पूरी नई डेवलपमेंट का कि इजराइल का इस वक्त क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि देखिए, ये तो हम जानते हैं कि अमेरिका में तो फिर भी बहुत सारी एक तकसीम है उनकी हुकूमत और इंतज़ामिया में इस जंग के हवाले से, और बल्कि बहुत सारे हल्के जो हैं अमेरिका में वो चाहते हैं कि अब इस जंग को फौरी तौर पर समेटा जाए, क्योंकि इसके जो असरात हो रहे हैं दुनिया की मईशत पे और खुसूसन अमरीकी मईशत पे, उसकी कॉस्ट जो है अब वो शदीद से शदीद तरीन होती जा रही है अमेरिका के लिए। लेकिन इसराइल के प्रेशर की वजह से ही तो आगे कुछ नहीं कर पा रही थी अमेरिकी हुकूमत, और ट्रंप भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और अभी नहीं मालूम कि ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पे इसराइल का क्या रद्द अमल होगा, और क्या वाकई इसराइल जो है दोबारा से अगले 4-5 दिनों के अंदर जो उसकी है असर है ट्रंप इंतजामिया पे, दोबारा उसको अप्लाई करेगा और गलत जिसे कहना चाहिए मशवरों पर ट्रंप को दोबारा से
नामजद करेगा, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन इसकी जो अच्छी बात एक है कि एक बैक चैनल जो खुल गया, और आज की तो इतलात ये है कि इसमें पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की का बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों ममालिक के वज़राए खारजा जो हैं वो बात करते रहे हैं स्टीव विटकॉफ से और ईरानी वजीर खारजा से, और वो देखते रहे कि किस तरीके से ये ऑफ रैंप दिया जा सकता है दोनों फरीकैन को, और किन शराइत के ऊपर जंग बंदी भी मुमकिन है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये ममालिक जो है ये अपना रोल अदा कर रहे हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान और इजिप्ट और तुर्की जो है उनके ताल्लुकात दोनों साइड्स के साथ अच्छे हैं, और वो ये बात को आगे बढ़ा भी सकते हैं। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये बैक चैनल जो है ये कामयाब हो। जहां तक रही बात, देखिए इसराइल की बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा उसकी लॉबी पावरफुल है, लेकिन अल्टीमेटली जो माशी मफादात होते हैं किसी भी तबके के या किसी भी मुल्क के, फिर वो गालिब आ जाते हैं। अभी तक तो जो अमेरिका की पॉलिसी है इस जंग के हवाले से, वो तो काफी हद तक जिसे कहना चाहिए अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली ही बात रही है, क्योंकि अभी तक ना तो कुछ हासिल हुआ, बल्कि उल्टा अमेरिका की साख जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है दुनिया में। जिस तरीके से ईरान की हुकूमत ना सिर्फ सरवाइव की है, बल्कि उन्होंने भरपूर आगे से जवाब देकर इस जंग को मजीद फैला दिया है, जो कि बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स निकला है, क्योंकि शायद अमेरिका का ये ख्याल था कि 2-3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा मामला, और ईरान के लोग बाद निकल आएंगे। वो भी ईरान के अवाम ने भी गलत साबित किया है इसराइल और अमेरिका के जो अंदाजे और कयाफे थे। तो अब ये सदर ट्रंप की लीडरशिप का इम्तिहान भी होगा कि वो किस तरीके से इस बहरान से, दुनिया को इस बहरान से निकालते हैं, क्योंकि यकीन जानिए अगर ये मामला आगे चलता है, अगर ये जंगबंदी नहीं होती और ये जो अगला स्टेप होना था ईरान के बिजली घरों पर और पावर की, जी, तो उसके बाद आयशा ये तो जंग का फिर तो एक तरीके से ये इसके बहुत खौफनाक मुज़म्मरात होने थे, क्योंकि ईरान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी, उसके बाद से एक एनर्जी क्राइसिस जिसका भी जिक्र किया गया, वो इतना शदीद होना था हर मुल्क के लिए। खुद अभी हम बात भी करेंगे पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज बन के उभरी है ये जंग। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब ने जो पॉइंट रखा, आमिर अहमद खान साहब, यहाँ पर अब ईरान की क्या सख्त धमकियों ने मजबूर किया अमेरिका या ट्रंप को पीछे हटने के लिए? दोनों का इम्तिहान है, किसको ज्यादा फेस सेविंग की जरूरत है, आपको ऑफ रैंप नजर आता है? देखिए, फेस सेविंग तो उसी को चाहिए होती है ना आशा, जिसके दावे ज्यादा बढ़े। तो ईरान ने तो इस जंग के अंदर सवाए जवाबी धमकियों के, जब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या जब भी उनको कोई स्पेसिफिक नेचर की धमकी दी गई, उन्होंने तो सिर्फ उसका जवाब दिया। जो दावे करने वाले थे, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं और ज्यादा देर नहीं चलेगी, मसला तो उनका था। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत रूम टू मैनूवर की जरूरत इस वक्त महसूस हुई है तो वो अमेरिका है। लेकिन जो बात जहन में रखने वाली है ना आशा यहाँ पर, वो ये कि सदर ट्रंप जो है, आपको याद होगा कि उन्होंने अमेरिका के अंदर इस जंग के लिए सपोर्ट इकट्ठी करने के लिए एक दफा बयान दिया था कि जी मैंने साबिक अमेरिकी सदूर से बात की है और उन सब ने कहा है कि शाबाश, हम भी वही कर सकते जो आप कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिकन मीडिया ने खुद उन सदूर से और उनके रिप्रेजेंटेटिव से, उनके एजेंट से ये इसको क्रॉस चेक किया, तो पता चला कि उनकी किसी एक से भी ऐसी बात नहीं हुई है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी का भी है कि जब वो कहते हैं कि 2 दिन से उनके बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच में, तो क्या ये सही भी है या सिर्फ वो अपने तौर पर ही कह रहे हैं? और इसका आप ये जो उनका जो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है, इसका सबसे बड़ा इजहार तो देखें ऑयल मार्केट्स में हुआ है। पाकिस्तान क्योंकि दुबई क्रूड और ओमान क्रूड के साथ लिंक्ड है, उनकी कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं आई है। ब्रेंट और WTI के बारे में तो ठीक है, हमने देखा कि अप टू 10%, हालांकि फिर उसके बाद वहां पर भी थोड़ी सी राइज हमने देखी, लेकिन दुबई और ओमान क्रूड के प्राइसेस के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। यानी कि ये क्रेडिबिलिटी का जो उनका क्राइसिस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये सब लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है
कि इजराइल की खामोशी जो है वो काफी मानी केस है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर हम देख रहे थे कि इजराइल के बेशक ईरान की तरफ से कम हमले हुए हैं इजराइल की तरफ, लेकिन वो मौसर ज्यादा साबित हुए हैं। उनके आयरन डोम जो है उसको एक से ज्यादा मिसाइल जो है वो पेनिट्रेट करने के अंदर वो कामयाब हो गए हैं। सो ये भी कहा जा रहा है इस वक्त कि ये मुमकिन है कि कुछ अरसा उनको चाहिए होगा कि उनके आयरन डोम के अंदर जो भी उन्होंने इश्यूज या उनको रिप्लेनिश करने की अगर जरूरत है उसके लिए भी उनको वक्त चाहिए होगा। बट जितने भी आप इंडिकेटर्स देखें, इसमें कोई शक नहीं कि अगर किसी भी लेवल के ऊपर अगर एक्टिव हॉस्टिलिटीज 2-4 दिन के लिए 5 दिन के लिए भी रुक जाती हैं तो इसमें से कोई बेहतरी जरूर आ सकती है। लेकिन जो इस वक्त क्रेडिबिलिटी का लेवल है अमेरिकन प्रेसिडेंट के, उसकी वजह से अभी मेरा ख्याल है इट्स अ बिट टू अर्ली टू सेलिब्रेट। क्योंकि फर्ज करें कि इससे कोई मामला आगे चलता भी है तो जो डैमेज अभी तक हो चुका है ना आयशा, अगर वो 1970s हमारे लिए कोई एक वो है, उसको रिकवर करने में भी बहुत ज्यादा असर है। So I think it's a bit too early to say. टू अर्ली टू से, दुरुस्त कह रहे हैं आमिर अहमद खान साहब। एक ब्रेक पे जाना और ब्रेक के बाद हम बात करें कि जो नुकसान अब तक हो चुका है उसके असरात तो आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी तेल और गैस की कीमतों में जो इजाफा है वो एक हमें माशी बहरान जन्म लेता दिखाई देता है। इस पर गुफ्तगू रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मशरिक़ वस्ता की जंग पाकिस्तानी मईशत पर बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकती है। पाकिस्तान अपना ज़्यादातर ईंधन और खुराक दरामद करता है। खलीजी ममालिक से आने वाली तरसीलात ज़र भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार रखती हैं। यूँ किसी नए बैरूनी झटके को बर्दाश्त करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। गुज़श्ता 4 बरसों की सख्त माशी पॉलिसीज़ ने मुल्क की मईशत को पहले ही कमज़ोर कर दिया है, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा और आमदनी में गैर मामूली कमी हुई है। अशिया सर्फ की कीमतों का झटका ऐसे वक्त में आ रहा है जब मईशत पहले ही बोझ तले दबी हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह से भी कम दरामदात के बराबर रह गए हैं। हुकूमती कर्जा मजमूई कौमी पैदावार के 70% से तजावुज़ कर चुका है। इस कमज़ोर माली और बैरूनी पोजीशन के बायस हुकूमत के पास मईशत को सहारा देने के लिए बहुत कम वसाइल बचे हैं। अगर खित्ते में यह जंग तवील हो गई तो तेल, गैस और खाद की बुलंद कीमतें फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट और खुराक की लागत में इजाफा करेंगी। खलीजी ममालिक में माशी सुस्त रवी तरसीलाते ज़र को मुतासिर करेगी। अगर तेल की कीमतें औसतन $100 फी बैरल के करीब रहीं तो माशी शरह नमू करीबन 0 तक गिर सकती है। रुपए की कदर में 10 से 20% तक कमी आ सकती है। अगर जंग तूल पकड़ती है तो पाकिस्तान को सिर्फ किफ़ायत शारी पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। बेहतर पॉलिसी में कमज़ोर तबकात और कारोबार के लिए मालियाती सहारा, ज़र मुबादला की मंडी में मुदाखलत और वक्ती दरामदी पाबंदियां शामिल होनी चाहिए ताकि रुपए में बेकाबू उतार चढ़ाव और महंगाई को रोका जा सके। फजूल अखराजात में कमी, कर्जों की अदायगी के बोझ को कम करना और दोस्त ममालिक से तवील मुद्दती सरमायाकारी हासिल करना होगी। जब तक कर्जों की अदायगी वसाइल को निगलती रहेगी, रियासत ना तो मईशत को मुस्तहकम कर सकेगी ना ही तरक्की को यकीनी बना सकेगी। मुसलसल किफ़ायत शुआरी के जरिए मसले को हल करने का तसव्वुर दरअसल बहरान को मजीद मौखर करता है। पाकिस्तान का पुराना फार्मूला पहले किफ़ायत शुआरी फिर तरक्की अब नाकाम हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तानी हुक्मरान इस जंग के असरात से बचने के लिए किस हद तक ठोस माशी इस्लाहात कर सकते हैं। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। तेल और गैस की बढ़ती कीमतें पाकिस्तान में जन्म लेता माशी बहरान, क्या हुक्मरान तबकात माशी तूफान की आमद को समझ भी पा रहे हैं या नहीं? आमिर अहमद खान साहब, बड़ा माशी तूफान ये जंग पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या स्ट्रेटेजी दुरुस्त नजर आती है? लॉन्ग टर्म है, हमारे हुक्मरान समझ रहे हैं, क्या मसला दरपेश है? पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट्स के अंदर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है ना वो प्याज के छिलके की तरह है, उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा गहराई नहीं है। तो जिस तरह से हमें पहले दिन ही एक वॉर फुटिंग पे चले जाना चाहिए था, एक स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड किस्म की पेट्रोलियम पॉलिसी हमारी होनी चाहिए थी जिसमें आप गरीब तबके को बिल्कुल प्रोटेक्ट करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल जो होते हैं ना कि आप करेंसी के ऊपर दबाव रखते हैं अपना, उसको फ्री मार्केट के हिसाब से उसकी मूवमेंट को रोके रखते हैं, जो कि पीएमएलएन की हुकूमतों में पहली दफा भी हो चुका है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि ये जो हाई ऑक्टेन की कीमत बढ़ाई है कि 9 अरब रुपए उससे बचाकर पाकिस्तान गरीब तबके को सब्सिडाइज करेगा उसके अंदर, तो आयशा अगर आप पेट्रोल प्राइसेस की इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ नहीं चलते हैं तो पाकिस्तान को एक हफ्ते के अंदर 50 अरब का नुकसान होता है। ये 9 अरब कोई चीज नहीं है। हमें इससे ज्यादा हमें अपने आप को वॉर फुटिंग के ऊपर ट्रीट करना चाहिए, और वो
फुटिंग मेंटालिटी मुझे अभी तक कहीं नहीं नजर आ रही। ठीक हो क्या रजा रूमी साहब, ये जो पाकिस्तान के लिए एक मुआशी इम्तिहान है, या इसे हम एक फैसला कुन मोड़ कह सकते हैं कि हुक्मरानों के पास आपके ख्याल में सूरत हाल से निमटने के लिए सलाहियत या नीयत मौजूद है, यानी कि ये एक इम्तिहान के तौर पर ट्रीट किया जाए या डिसाइसिव एक्शंस की जरूरत है यहाँ पर? देखिए आयशा, जैसे भी आमिर साहब ने कहा कि यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है। दुनिया भर की जो मईशतें हैं और आलमी मईशत जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है और अभी और मजीद लगने का इम्कान है, और उसकी यही जो है प्रिडिक्शन की जा रही है। खुसूसन तेल और गैस की फराहमी और सप्लाई लाइंस के हवाले से, फर्टिलाइजर के हवाले से वगैरह वगैरह एक पूरी लंबी फहरिस्त है। और अभी ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है इन्फ्लेशन या महंगाई के असरात जो है वो आगे आना शुरू हो गए, बल्कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे आलमी मीडिया जो है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से शहरियों के लिए मजीद महंगाई का सबब बन सकता है। तो इन तमाम अवामिल को देखते हुए बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर एक प्लानिंग की जरूरत है। और ये जो रटे पिटे कॉस्मेटिक मेजर्स किए जाते हैं कि जी वो 20% तनख्वाहें काट लेंगे पार्लियामेंटेरियंस और 30% सरकारी मुलाजमीन काट लेंगे, वो ठीक है, वो वेलकम है, मगर ये कहीं ज्यादा जो हालात इतने संगीन हैं कि ये जो माजी के कॉस्मेटिक मेजर्स हैं ये नाकाफी हैं। आपको बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा और यकीनन ये आने वाले महीने जो है ये बहुत टफ होंगे तमाम तर लोगों के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लिए। जी ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, हम अपनी मईशत पे जब भी बात करते हैं कमज़ोर सी सूरत हाल दिखाई देती है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान की मईशत किसी नए झटके को बर्दाश्त करने के काबिल तो है नहीं, मगर हालात ये बता रहे हैं कि ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। मगर क्या हुक्मरान यकीन किए बैठे हैं कि जिस तरीके के इक़दाम ले रहे हैं वो संभाल लेंगे? ये मुआशी झटका किसी सियासी झटके में नहीं बदलेगा उनके लिए? आयशा, कर भी क्या सकते हैं? आपने सलाहियत का जिक्र किया कि उनमें सलाहियत है भी या नहीं। मैंने नीयत का भी सर साथ जिक्र किया था। सलाहियत और नीयत, चले नीयत हो भी, मैं नहीं समझता कि नीयत नहीं है, लेकिन सलाहियत से ज्यादा इस्तेदाद का सवाल है। ओके। इस मईशत के अंदर क्या इस्तेदाद है कि वो कोई बेहतरी की गुंजाइश क्रिएट कर सकें? तो ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, बल्कि ये जो हमारी मईशत है ये तो बिल्कुल एक धागे से लटकी हुई है और उस खरबूजे की तरह है कि जो चाहे वो जब चाकू पे गिरेगा या चाकू उस पे गिरेगा तो कटेगा खरबूजा ही। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी मईशत की, ऐसी मईशत जो कि 15 अरब डॉलर की मकरूज है और उसकी बुनियाद के ऊपर अपना सालाना बजट बनाती है और आगे चलती है। IMF आपको 1.5 अरब डॉलर तब देता है, कहता है कि जब 15 अरब का तुम बंदोबस्त कर लोगे डॉलर्स का, उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें 1.5 अरब डॉलर और दे दूंगा। तो 15 अरब वो सऊदी अरब है, वो UAE है और वो चाइना है। ये 3 मुल्क हैं जो आपको 15 अरब का कर्ज दिए हुए चला रहे हैं और आपने अपनी शक्ल एक सामने फ्लोटिंग जिसे कहते हैं कि आपने मुंह पानी से ऊपर रखा हुआ। अब मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान को किसी इम्तिहान में कोई डाल दिया जाए, यानी इस जंग के हवाले से कोई मांग बैठे कोई चीज, मिसाल के तौर पे आपने मुआहदा किया हुआ है सऊदी अरब के साथ, मिसाल के तौर पे आपके तल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, वो कहां से अगर लॉन्च करना चाहे तो कह दे कि मुझे, तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की मईशत किन हालात के अंदर बिखर के इस तरह बिल्कुल नाजुक सी एक जगह पे बैठी है। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ तेल और गैस को ना देखें, आप ये देखेंगे इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा, आपके रुपए की कदर आपने जिक्र किया। तो इसलिए पाकिस्तान वो खरबूजा है, चाहे उस पर चाकू गिरे या वो चाकू पे गिरे, दोनों सूरतों में कटेगा खरबूजा ही। इसलिए पाकिस्तान के पास इस्तेदाद ही नहीं है। तो शुक्र खुदा का, पाकिस्तानियों को अगर कोई सेलिब्रेट करना है ना आज, ये जो ट्रंप की ट्वीट है ना उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि अगर आपको कोई इम्तिहान में डाल दिया जाए और पूछ लिया जाए कि अब हमारे लिए तो हम उस इम्तिहान को तैयार ही नहीं है। ठीक भाई, हम खत्म हो जाएंगे इससे पहले कि दुनिया को कुछ फर्क पड़ेगा। अल्लाह रहम करे। ज़ैगम साहब, ये जो हुक्मरान ज़बानी कलामी और किसी हद तक अमली तौर पर किफ़ायत शारी की बात कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, क्या ये मुसलसल किफ़ायत शारी की पॉलिसी समाजी बेचैनी को भी जन्म दे सकती है? लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो कह रहे हैं या बता रहे हैं, वो खुद भी पूरा अमल कर रहे हैं? समाजी बेचैनी तो नहीं होगी, उसकी वजह फिर मैं अभी या थोड़ी देर में या आइंदा बता दूंगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि तुम जंगल में हो और अकेले हो और सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? और जवाब ये है कि फिर जो करना है वो शेर नहीं करना है। अगर ये बहरान चंद महीने चलता है जी, तो मैं तो समझ ही नहीं सकता कि ये हमारे टार्जन क्या कर सकते हैं।
there's no way out. पाकिस्तान की मईशत, ये नाजुक अंदाम मईशत, वो जो थर की गुलकारा माही भागी ने कहा था ना, खड़ी नीम के नीचे में, जिसको 80 साल से नीम के नीचे खड़ा किया हुआ है, जो सिर्फ अशराफिया को पाल रही है और अवाम को तबाह व बर्बाद कर रही है, ये मईशत कैसे इस बोझ को उठा सकती है, कैसे फेस कर सकती है? कोई फिगर्स आप स्क्वायर करके जब सामने रखें, हालत ये है कि आपके $16 बिलियन के रिज़र्व हैं, जिसमें $10 बिलियन आपके हैं ही नहीं, तो $6 बिलियन के आपके टोटल असल रिज़र्व्स हैं। और ख़ाली अब तेल का हिसाब लगा कर देख लें कि $5 अगर कीमत बढ़ती है तो $1 बिलियन का साल पे फ़र्क पड़ता है, और 40 से $60 पहले ही बढ़ चुकी है। ये 8 से 10 बिलियन का नुस्खा है। ओके। फिर रेमिटेंसेस को अगर आप देख लें, 45 लाख लोग आपके गल्फ़ में काम करते हैं, आपके $38 बिलियन के रेमिटेंसेस आते हैं, जिसमें से आधे वहाँ से आते हैं। वहाँ से अगर 10-20% भी कम हो जाते हैं तो वो भी $4-5 बिलियन का नुस्खा बनता है। इन दो चीज़ों का हिसाब भी पूरा नहीं होता। बाकी तो आपकी इंपोर्ट का क्या हशर होगा, एक्सपोर्ट का क्या हशर होगा, इंपोर्ट्स कितनी महंगी हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स कितनी मुश्किल हो जाएगी, उसके बाद आपके रुपए का क्या बनेगा, जब रुपया गिरेगा तो महंगाई का क्या तूफान आएगा। ये बड़ा खौफनाक एक सिनेरियो है। बस दुआ करें कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो। छोटे अगर बहरान यहाँ पर रुक जाता है, आज भी रुक जाता है, उसको भी संभालने में कई महीने लगेंगे, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक हो गया जैगम साहब, तो मजमून ने माशी सूरत हाल ये रखी है कि बस दुआ ही करें, क्योंकि इस्तेदाद और सलाहियत तो दिखाई नहीं दे रही कि मईशत को हम संभाल पाएंगे जहां हम खड़े हैं। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।